साल 1973 एक बार फिर वही ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। कोर्ट रूम में नानी पालकीवाला की कड़कड़ाती दलीलें खत्म हो चुकी थी। पूरा माहौल सरकार के खिलाफ बन चुका था। जजों के चेहरे देखकर लग रहा था कि वे पालकीवाला की बातों से पूरी तरह सहमत है। तभी विपरीत दिशा से एक शख्स खड़ा होता है। बिना किसी ड्रामे के, बिना अपनी आवाज को ऊंचा किए, वह कानून की ऐसी गहरी और दार्शनिक फिलोसॉफिकल व्याख्या शुरू करता है कि कोर्ट रूम का पूरा तापमान बदल जाता है। नानी पालकीवाला जैसी आतिशबाजी एक तरफ और इस शख्स की शांत, गंभीर और अकाट्य लीगल रीजनिंग दूसरी तरफ। वह सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जजों के मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। इतना सम्मान कि वे उनके एक एक शब्द को ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ा जा रहा हो। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं भारत के कानूनी इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक स्कॉलर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर जिसे आप कहेंगे, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल एच.एम. सिरवई साहब की। आइए शुरू करते हैं। जहां राम जेठमलानी कोर्ट रूम के तूफान थे, वहीं होरमसजी माणिक जी सिरवई अदालत के वो शांत समंदर थे जिनकी गहराई को नापना मुश्किल था। पारसी समुदाय के इस महान कानूनी संत के जीवन और उनकी वकालत के अनसुने पन्नों को आज मैं खोल रहा हूं और आपको बताऊंगा उनकी जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। एक साधारण पारसी लड़के से संवैधानिक सम्राट तक के सफर को जानते हैं। एच.एम. सिरवई साहब का जन्म 5 दिसंबर 1906 को बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में होता है। वे बचपन से बेहद शांत थे, एकांत प्रिय थे और किताबों के शौकीन थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ फिलोसॉफी से फिलोसॉफी की, फिर लॉ की पढ़ाई की। उन्हें द लॉयर ऑफ प्रिंसिपल्स कहा जाता था, यानी सिद्धांतों का पक्का। सिरवई साहब ने 1932 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वे कभी कोर्ट में चिल्लाते नहीं थे, न ही मीडिया में सुर्खियां बटोरते थे। उनके लिए कानून एक पेशा नहीं था, बल्कि एक पवित्र काम था। वे लगातार 17 सालों तक 1957 से 1974 तक महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रहे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने सरकार का पक्ष हमेशा पूरी ईमानदारी और बिना किसी राजनीतिक दबाव के रखा। 1972 में जब सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा, तो सिरवई साहब ने बेहद विनम्रता पूर्वक इसे ठुकरा दिया। कहा कि एक वकील के रूप में मेरा काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। उसके लिए किसी भी प्रकार का पुरस्कार लेना, वो भी सरकार से, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। सिरवई साहब ने कमाल की किताब लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। आज भी यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों को संविधान के किसी आर्टिकल पर कोई भ्रम हो, तो वो सिरवई साहब की इस किताब को अंतिम सत्य मानकर इसका हवाला देते हैं। एच.एम. सिरवई से हम कोर्ट रूम के कई बड़े सबक सीख सकते हैं। आइए 5 सबक जो मैंने सीखे आपको बताऊं। पहला तो है सिरवई साहब के वकालत करने की शैली। आज के युवा वकीलों के लिए ये एक यूनिवर्सिटी की तरह है। सबसे पहला लेसन जो आप ले सकते हैं वो है मास्टर द फिलोसॉफी ऑफ लॉ, कानून के दर्शन को समझना। सिरवई सिर्फ ये नहीं देखते थे कि सेक्शन में क्या लिखा है या आर्टिकल में क्या लिखा है, वे देखते थे कि उसे बनाने वाले लोगों का उसके पीछे क्या दर्शन था, क्या जुरिस्प्रूडेंस, क्या फिलॉसफी थी। कोर्ट में बहस के दौरान वे केवल भारतीय कानूनों तक सीमित नहीं रहते थे। वे अमेरिकी, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई संविधान के इतिहास को खंगालते थे। जज को समझाते थे कि लोकतंत्र में इस कानून की आत्मा क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये कि यदि आप बड़े मामलों को जीतना चाहते हैं तो रट्टू तोता नहीं बनना है, कानून के पीछे छिपे लेजिस्लेटिव इंटेंट और दर्शन को समझना है। दूसरा लेसन, प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट लॉजिक। सिरवई साहब की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी प्रिसीजन। वे कभी भी कोर्ट में फालतू या घुमावदार बातें नहीं करते थे। उनके तर्क एक के बाद एक लॉजिकल चेन, यानी कि आपस में इस तरह जुड़े होते थे कि वो तर्क का एक श्रृंखला बनाते थे। यदि उन्होंने पहला तर्क साबित कर दिया तो दूसरा और तीसरा सब अपने आप साबित होता चला जाता था। जज उनकी दलीलों में कोई भी कानूनी लूप होल नहीं ढूंढ पाते थे। क्या सीख सकते हैं हम? कोर्ट में बहुत ज्यादा बोलने से केस मजबूत नहीं होता। अपनी दलीलों को शॉर्ट, क्रिस्प और लॉजिकल रखना होगा ताकि जज आपके तर्कों के जाल से बाहर न निकल सकें। तीसरा लेसन, द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। निडर और स्वतंत्र सोच की शक्ति। सिरवई साहब सरकार के वकील जरूर थे, लेकिन वे सरकार की कठपुतली कभी नहीं बने। यदि सरकार कोई ऐसा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस या कानून लाती जो सिरवई साहब को असंवैधानिक लगता, तो वो सीधे मुख्यमंत्री को लिखकर कह देते थे कि यह कानून गलत है और मैं कोर्ट में इसका बचाव नहीं करने वाला। इमरजेंसी के दौरान जब सरकार ने मनमानी शुरू कर दी तो उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या सीख सकते हैं हम?
आपकी पहली वफादारी आपके क्लाइंट या सरकार के प्रति नहीं, बल्कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जस्टिस यानी न्याय के प्रति होनी चाहिए। अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी से कभी समझौता नहीं करना है, हम उनके जीवन से ही सीख सकते हैं। चौथा लेसन, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, जिसे कहा जाता है बौद्धिक ईमानदारी। कोर्ट रूम में जजों का सिरवई पर अंधविश्वास था, क्योंकि वे कभी भी कोर्ट को गुमराह नहीं करते थे। यदि रिसर्च के दौरान सिरवई को कोई ऐसा पुराना जजमेंट मिलता जो उनके क्लाइंट के खिलाफ जा रहा हो, तो वो उसे छुपाते नहीं थे। वे खुद कोर्ट के सामने उस जजमेंट को रखते थे और अपनी लीगल रीजनिंग से जजों को समझाते थे कि वो पुराना फैसला इस केस पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए। इसे कानून में डिस्टिंग्विशिंग अ केस कहते हैं। क्या सीख सकते हैं? कोर्ट से कभी भी कोई कानून या फैक्ट न छुपाएं। जजों के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेसन नंबर 5, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रिटन एडवोकेसी, लिखित दलीलों की सबसे बड़ी ताकत। सिरवई साहब का मानना था कि जो वकील अच्छा नहीं लिख सकता, अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, वो कभी बेहतरीन बहस नहीं कर सकता। वे अपने रिटन सबमिशंस और कोर्ट ब्रीफ्स को हफ्तों लगाकर खुद ड्राफ्ट करते थे। उनकी लिखी हुई दलीलें इतनी सुंदर और व्याकरण यानी कि ग्रामर के लिहाज से इतनी सटीक होती थीं कि जज उनके लिखे नोट्स को सीधे अपने जजमेंट का हिस्सा बनाते थे। हम क्या सीख सकते हैं? अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को मजबूत करना है। कोर्ट में आपकी मौखिक बहस, ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी लिखी हुई दलीलें जज के टेबल पर हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों, एच.एम. सिरवई साहब का जीवन हमें सिखाता है कि वकालत सिर्फ ग्लैमर, पैसा या मीडिया की चकाचौंध नहीं है। ये गंभीर, बौद्धिक और नैतिक साधना है। सिरवई साहब ने साबित किया कि बिना चिल्लाए, बिना आक्रामक हुए, सिर्फ अपने ज्ञान और सिद्धांतों के दम पर देश की न्यायपालिका को झुकाया जा सकता है, उसे अपने फेवर में किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने न सिर्फ एच.एम. सिरवई साहब के जीवन के बारे में सुना होगा, बल्कि यह भी समझा होगा कि महान वकीलों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे अपनी वकालत को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज में और कुछ वकीलों के जीवन से सीख पाना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि मैंने जितना कुछ अध्ययन किया है उसमें से कुछ ज्ञान के मोती निकाल कर मैं आपके सामने ला सकूं और उस ज्ञान की चमक से आपके जीवन में भी उजाला हो। इतनी ही मेरी कोशिश है। कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है और आज के इस वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।